हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इलेक्शंस। हर कंट्री में जहाँ पे किसी कहीं पे वीक डेमोक्रेसी, कहीं पे अच्छी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होती है, एक इलेक्टोरल सिस्टम होता है, वो चलता रहता है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, या फिर इस रीजन के कुछ और कंट्रीज़ भी जिसमें ईरान भी शामिल है। अफ़गानिस्तान में ख़ैर अभी कोई इस किस्म की चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन जहाँ-जहाँ पे होते हैं तो हुकूमत बनती है, फिर जी अपनी पॉलिसीज़ होती है कि नेबर्स के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, बाकी दुनिया के साथ। एक फ़ॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी का बहुत ज़िक्र होता है और ना सिर्फ़ मतलब बाकी दुनिया में बल्कि स्पेशली पाकिस्तान में भी बहुत बहस-मुबाहिसा होता है कि जी ऐसी पॉलिसी है, अपनी बात करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इस तरह की बातें हमें अक्सर लोगों के साथ, दोस्तों के साथ थिंक टैंक्स में बैठकर सुनने को मिलती हैं। अभी मैं थर्ड पोल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले कि जी अभी इलेक्शन होने के बाद नई हुकूमत बनी है, लेकिन शायद इतनी बड़ी सीट्स नहीं लेके जा सके भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी साहब कि जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अभी क्या इसकी फॉरेन पॉलिसी या नेबरिंग के साथ ताल्लुकात पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एज़ इट इज़ रहेंगे? उसमें ये भी ज़िक्र था कि जी नरेंद्र मोदी साहब 2015 में नवाज शरीफ के पास आए और नवाज शरीफ को उन्होंने इनवाइट भी किया था अपनी वोट टेकिंग सेरेमनी में। तो इस तरह की चीज़ तो फिलहाल खैर में नज़र नहीं आती, लेकिन क्या कोई चीज़ें हैं जो हो सकती है चीन के साथ, और स्पेशली ज़िक्र हुआ था पाकिस्तान के साथ कि ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है? नेपाल का ज़िक्र है, बांग्लादेश का ज़िक्र है, और बाकी दुनिया के साथ क्या रहेगा? इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फ़खर भाई। आपको मक़ाम व ख़ैर, आपके दर्शकों को ख़ैर रागलई। थैंक्स फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू करेंगे। आप इंडिया अपना एक सिस्टम चलाता है, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। बल्कि कल परसों मेरे शो में गेस्ट आए हुए थे कि भाई वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। वो ये देखते हैं कि भाई हमारे लिए क्या बेहतर है, या हमारे जनता के लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या चीज़ बेहतर है, हम उसी तरह के स्टेप्स लेंगे। नहीं बेहतर तो नहीं लेंगे। जो मर्ज़ी किसी को दुनिया उसको अच्छा कहे, दुनिया उसको बुरा कहे, वो कहते हैं वी डोंट केयर अबाउट दैट। थोड़ा-सा चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा मतलब शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों के साथ ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, जंगे-वंगे भी हुई हैं, और अभी अगर हम आज और कल की बात करते हैं, तो तब भी हालात या ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम के लिए बस अभी आने ही वाले हैं। गालिबन कल वो ओट संभाल लेंगे और दोबारा से वो थर्ड टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगे। बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट होगा, एक बल्कि हिस्टोरिक मोमेंट है, होगा क्या? तो क्या आपको क्या नज़र आ रहा है कि इन चीज़ों को, लाज़मी-सी बात है, मैं ये नहीं कहता कि वो या टोटली इग्नोर कर लेंगे या फिर टोटली कहेंगे नहीं जी बस चीन और पाकिस्तान के बगैर तो हम नहीं चल सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि दिल्ली में क्या चीज़ें पॉसिबल है कि कुछ हो सकता है, या नहीं हम इसी तरीके से वही पॉलिसी चलेगी जो लास्ट 5 ईयर्स में दूरियां थी, जैसे उसकी बात कर। देखिए फ़खर भाई, आपके क्वेश्चन के जो 2 डिवीज़न मुझे नज़र आ रहे हैं कि क्या सर। भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के रिश्तों में नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट का थिन मार्जिन है, उस पे फ़र्क पड़ेगा पॉलिसियों पे। तो जी। देखिए, ऐसा है ना कि जब एक आप सरकार बनाते हैं या हुकूमत बनाते हैं या गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसकी जो होती है 2 एक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो सरकार की जो ये आपके जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं, उनकी ज्यादा भूमिका होती है जब लेजिस्लेटिव कोई काम करना हो, जिसमें कि बिल को पास करवाना हो। और फॉरेन पॉलिसी आउट एंड आउट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। फॉरेन पॉलिसी में किसी उसकी जरूरत नहीं है कि जो आपके पार्टनर्स हैं उनको उनसे अप्रूवल लेना है, उनसे परमिशन लेना है या ऐसा कुछ करना है। दूसरी चीज ये कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो 2 मेन अलायंस है जिनके वजह से लोगों को कहा जा रहा है कि किसी तरीके का दबाव पड़ेगा, वो टीडीपी है और जनता दल यूनाइटेड है। टीडीपी आपका आंध्र प्रदेश से आई हैं और जनता दल यूनाइटेड बिहार से है। तो ये दोनों मिलकर 28 सीटें बीजेपी को दे रही हैं, जो कि 293 जो ये जीते प्री पोल अलायंस में। और पोस्ट पोल अलायंस अब वो 200 303 ऑलरेडी हो चुका है। 10 और समर्थन उनको 10 लोगों का मिल गया है, तो यानी कि और भी ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो कम हो गई।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो घटक दल है, कंपोनेंट्स, जो जो कंपोनेंट है इस कोalition के, वो किसी भी तरीके से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उस पे कोई असर डालेंगे, और ना उनका इंटरेस्ट है। क्योंकि ये पार्टियां इनवर्ड पार्टियां हैं, इनका दायरा, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में लड़ती है, उनको उनको मतलब ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, उससे उनके वोट पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। तो उनका सारा प्रेशर अगर गवर्नमेंट पे डालेंगे, वो कभी तो वो ये होगा कि कैसे वो कुछ स्पेशल डील ले सके आंध्र प्रदेश के लिए या बिहार के लिए। बाकी वो बीजेपी, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी में रशिया के साथ कैसे संबंध रख रही है, चाइना के साथ कैसे रख रही है, पाकिस्तान के साथ कैसे रख रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बात रही कि क्या ये जो कम मार्जिन से आए हैं या कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ेगा रिश्तों पे? किसी भी तरीके का आंसर है नहीं, मोदी साहब का रिश्ता वही चलेगा। दूसरा ये कि आज जो कल जो राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं, उनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री साहिबा हैं, इवन मालदीव के मोइज्जू साहब को भी बुला लिया गया है। जी। उसके बाद नेपाल से बुलाया गया है प्रचंड साहब को। और इस तरीके से जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, उसपे ये जोर दिया गया है, उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। अब वो क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि भूटान को भी बुलाया गया है, तो लग तो रहा है कि सारे ही नेबर्स जिनके साथ हमारा बॉर्डर टच होता है, उनको बुला लिया जहां डेमोक्रेसी है। म्यांमार में भी म्यांमार से भी शायद कोई नहीं बुलाए, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, मगर आज की डेट में वहां पे डिक्टेटरशिप है। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि उसको नहीं बुलाया, उनके उनके जो गवर्नमेंट हेड ऑफ स्टेट उनको नहीं बुलाए होंगे। लेकिन बाकी तो सारी नेबरिंग कंट्री को बुलाया है, भूटान को बुलाया है, उनके बॉर्डर टच होते हैं, बांग्लादेश को बुलाया है, उनका बॉर्डर टच होता है। मेरे ख्याल से श्रीलंका के भी जो हेड ऑफ स्टेट है, उनको भी शायद गया निमंत्रण, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। सो बॉटम लाइन ये कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे होंगे, ये पाकिस्तान को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो क्या ओवरचर्स भेज रहा है। भाई मोदी जी का जो रेड लाइन है, वो ये कि आप वो आतंकवाद बंद करो, आतंकवाद और टॉक साथ में नहीं चलेगा। या आप वायलेंस के थ्रू इंडिया को फोर्स नहीं कर सकते कि आइए मेरे साथ टेबल पे बैठिए। और इसका उन्होंने जवाब दे दिया था। जब आप देखिए, एक प्रेशर इंडिया से आया, मणिशंकर अय्यर साहब का बयान आया था फकर भाई, जिसमें जी। उन्होंने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, और आपको नहीं पता कब पाकिस्तान में कोई ऐसा सरफरा आदमी बैठ जाए जो न्यूक्लियर बम दबा दे, इसलिए जाकर के बैठना, पाकिस्तान, इंडिया को पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए। तो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की झलक आपको वहीं से दिख जाएगी, जब उन्होंने कहा कि जी मैं तो, ऐसा है, वो न्यूक्लियर पावर चेक करके आया हूं, लाहौर खुद ही चला गया था। तो मतलब ये कि वो यही है कि आपसे बात करने को हम तैयार हैं, यानी कि हम लाहौर आने को तैयार है, मगर ये अगर सेम यूजुअल स्टफ है कि भाई हम आतंकवाद भी करेंगे, जी। इंडिया के अगेंस्ट में हम बच्चों को कोर्सेज में, स्कूलों में भी पढ़ाएंगे, उसके बाद ये कश्मीर में भी हम भेजेंगे लोगों को, तो मेरे ख्याल से फिर बहुत ज्यादा ओवरचर्स की कोई संभावना नहीं है। कोई ओवरचर अगर आना है तो जी। पाकिस्तान की तरफ से आना है, पाकिस्तान को सिंसियरली ये प्रूव करना है कि हाँ, दे आर अबेंडनिंग द कॉज ऑफ वायलेंस, वो वायलेंस को छोड़ रहे हैं, और एंटी इंडिया, एंटी हिंदू जो उनका नैरेटिव है, वो उसको छोड़ रहे हैं। तो फिर सही। बिल्कुल बात बन सकती है, क्योंकि हिंदू वाला एलिमेंट रहेगा, हिंदुत्व के फ्लैंक पे इनको वोट मिला है मोदी जी को। जी। ये बात मोदी जी को ध्यान में रखनी ही पड़ेगी अब, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ उसमें एक तरफा जो मुस्लिम वोट थे उनको पड़े ही नहीं, बल्कि ऐसे इलाकों में जहां उन्होंने फ्री घर भी बनवाया और वो सब भी किया, वो वहां से मोदी जी को कोई वोट नहीं आया। तो एक सेंटिमेंट रहेगा कि पाकिस्तान का जी। जो एंटी हिंदू स्टेट फिलोसफर, जैसे डॉन का न्यूज़पेपर आर्टिकल देखिए, उन्होंने कहा हेट हैज बीन रिजेक्टेड एंड अ मुस्लिम पार्टी हैव डन फेयर इन ऑर्डर फॉर मोदी टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम। इस तरीके का कौन लिखता है ये हेट की बात? सही। यानी कि सारी दुनिया उनको कह रही है ही इज अ सियोल पीस प्राइज मिला है पाकिस्तान के लिए, वो हेट मॉन्गर है। सारी दुनिया उनको वर्ल्ड लीडर मानती है, पाकिस्तान के लिए वो हेट मॉन्गर है। सो ये पाकिस्तान का चश्मा तो पाकिस्तान को ठीक कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आई करते थिंक कुछ साफ करवाने की कोई काम करते हैं, कोई साफ वाफ करते हैं ब्रज में। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब सही। मुझे ये बताएं कि चीन के साथ भी मतलब ताल्लुकात में ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है या है बहुत अच्छे, लेकिन मतलब चलें कुछ बिजनेस छोटा मोटा चल रहा होता है, बल्कि छोटा तो नहीं कहना चाहिए, 125 अरब डॉलर एक बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन एक
तलखी तो है बहरहाल एलएसी की वजह से, जब से 2020 में वो हुआ इंसिडेंट डोकलाम वाला, तो उसके बाद मतलब नॉर्मल सी नजर नहीं आई। तो वो भी उसी तरीके से चलेगा जो आप मतलब जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का जिक्र किया कि नहीं जी, अगर ये चीजें नहीं अभी ओवरकम की जाती पाकिस्तान की तरफ से, या ये यकीन नहीं दिलाया जाता, यानी यकीन भी ऐसा कि पक्का वाला यकीन हो, ऐसे ना हो, तो चीन की तरफ क्या चीजें आपको नजर आ रही है चीन के हवाले से? देखिए, चीन के साथ जयशंकर साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था जब इलेक्शन चले थे उनके बीच में कि संबंध खराब हो गए, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, क्योंकि आप सीधा अपनी प्लाटून लेकर के अगर आप डोकलाम में चल जाएंगे, वहां लद्दाख में घुस आएंगे, तो फिर ऐसे तो फिर ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहेंगे ना। आपने जो है वो पूरा का पूरा जो बॉर्डर था वो फिजिकली चेंज करने की कोशिश करी। तो चाइना को ये समझना है कि चाइना इसको कैसे देखता है। अच्छा, आप देखिए, एलॉन मस्क साहब का कल ट्वीट आया कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कंफर्म हो गया कि वो बनेंगे, वो चूंकि इलेक्शन के बीच में आना था, वो आए नहीं, तो उनका ट्वीट आया है कि मेरी कंपनियां भारत में बिजनेस करने को तैयार हैं। यानी कि खेल हो गया, यानी कि अब इलॉन मस्क आएंगे यहाँ पे, वो टेस्ला यहीं बनेगी और यहीं से फिर सारी दुनिया में जो होगा, मतलब एटलीस्ट जहां जहां इंपोर्ट हो सकता है भारत में भी भारत में भी बिकेंगी और भारत से बाहर भी उसको इंपोर्ट बिल्कुल किया जाएगा। बिल्कुल तो अब चाइना के लिए तो ये अच्छी न्यूज नहीं है ना, बिकॉज बिल्कुल कि चाइना वुड नॉट लाइक टू सी इंडिया ग्रोइंग एट दिस स्पीड कि इंडिया में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल जाए। तो वो उनके लिए जो है इट्स अ बैड न्यूज फॉर देम। तो चाइना को ये देखना है कि हाउ डू चाइना सी इंडिया, वो चाइना इंडिया को किस पर्सपेक्टिव से देखता है। क्या जो बार बार वो कहते हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर, सो डू दे कंसीडर कि दे कैन डांस टुगेदर, बिकॉज इंडिया के लिए तो सबसे अच्छी कंडीशन होगी कि एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर। बट अभी जो चाइना का स्टांस है कि फोर्स एंड क्या नाम है, मोदी जी के लिए भी उन्होंने चुनावों में कोई बहुत बड़ी मदद तो की नहीं, सारी तरीके की एंटी मोदी जो गतिविधियां थी उसको वो फंड करते रहे, जी उसको उन्होंने पैसे दिए। तो ये कोई अच्छी वो उन्होंने कोशिश तो की और कुछ हद तक वो कामयाब हुए कि मोदी साहब की जो मेजोरिटी थी या जो स्ट्रेंथ था उसको तो उन्होंने इरोड किया, मगर ये कि वो बहुत ज्यादा वो मोदी जी को टॉपल नहीं कर पाए। तो 5 साल के लिए मोदी जी आ गए हैं और जो इनका जहां अब इनको चूंकि लेसन मिल गया है, दे हैव इनफ टाइम टू रिपेयर द डैमेज, कहाँ कहाँ हुआ है उसका असेसमेंट करके वो उस पर काम पे शुरू हो जाएंगे तुरंत, बल्कि शुरू हो गए होंगे। तो मेरे ख्याल से चाइना के साथ भी कोई बहुत ज्यादा अभी सुधार नहीं आने वाला है, अनलेस अनटिल चाइना या रशिया कोई ऐसा डील बनाए जिसमें कि चाइना को समझाया जाए कि भाई दिस इज हाउ इट शुड बी। तो चाइना के साथ कुछ बात ओवरचर्च होगी, अभी तो कुछ नया नहीं होने वाला है फॉर कमिंग डेज। वेस्ट के साथ इंडिया का अलायंस जारी रहेगा जी। और रशिया के साथ भी अलायंस जारी रहेगा, और ये शायद यूक्रेन पे पुतिन साहब बुलाएं कि अब समय आ गया है कि पुतिन पे आके आप कुछ आर्बिट्रेशन करें, एंड मोदी वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट बिकॉज कि उनका स्टेचर बहुत बढ़ जाएगा। जी राइट राइट राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने मतलब बातें की चीन भी चाहता है कि वो इंडिया को ना कोए, लाजमी बात है, वो कारोबार तो करते हैं, ठीक है, झगड़ा भी रहा है और मसले मसाइल भी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे एक चीज़ लगती है कि वो कारोबार भी करना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? रशिया का यूक्रेन के साथ मसला है, तो यूरोप की मार्केट भी उनके पास अब उस तरह की नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है वो चीज़। तो ये सारा ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम देखें, इस मतलब साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में और फिर इंडिया को, तो क्या चीज़ इन फ्यूचर डेवलप हो सकती है? हालात यानी आपका मुझे जो अभी तक समझ पाया हूँ मैं कि पाकिस्तान और चीन के साथ एज़ इट इज़ रहेंगे, कोई ख़ास तब्दीली आने के इम्कानात नहीं है। लेकिन फिर भी चीन, रशिया और इंडिया आपस में कोई ट्रायंगल हो सकता है? जी, दैट्स द बेस्ट सिनेरियो। अगर चीन, ओके, रशिया और इंडिया ट्रायंगल बन जाए तो ये तो बेस्ट सिनेरियो है, क्योंकि हम एक जी, दूसरे को ज्यादा समझते हैं। आप वेस्ट पे तो रिलाई नहीं कर सकते फखर भाई, ये तो आप भी मानते हो और हम भी मानते हैं। बेशक, ठीक है बिल्कुल ना, सही। वेस्ट आज हमारे पास हमारे साथ कोजी हो रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि वेस्ट इज इन लव विद इंडिया। तो वेस्टर्न जितने मीडिया आउटलेट है, दे वर नॉट एट ऑल, they did not have any kind of soft corner for Modi. They were brutally against Modi, और जितनी वो कर सकते थे प्री विन और पोस्ट विन
उन्होंने मोदी को ट्रोल किया, मोदी को डिमोनाइज करने की कोशिश करी, हिंदू नेशनलिज्म को उन्होंने बनाया अजीब सी कि वो आरएसएस और हिंदू नेशनलिज्म और हिंदुत्व इट्स अ मिलिट्री डॉक्ट्राइन, पता नहीं क्या क्या करके झूठी बातें फैलाई। सो वेस्ट का जो मेन आज भी माइंडसेट है वो तो इंडिया को वैसे ही देखता है जैसा वो देखना चाहते हैं। तो द आइडियल सिनेरियो विल बी कि इंडिया, रशिया, चाइना अगर साथ आ जाते हैं, दो बड़ी इकोनॉमी और तीन बड़ी मिलिट्री शक्तियां, चाइना भी, अरे रशिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, 1.7 बिल्कुल, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो हाई है वो भी आज की डेट बिल्कुल, में। तो बिल्कुल। ये तो मतलब आज समझिए कि इंडिया अगर 5 ट्रिलियन डॉलर मान के चले मोटा मोटी आने वाले 2-3 साल में हो ही जाना है, और चाइना भी करीबन 17-18 ट्रिलियन डॉलर की है, तो बिल्कुल, 18, 5, 23 और 2 उनको रख ले, 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर यहाँ बैठी है, और उसके बाद इतना ही जो है वो होंगे वेस्ट वाले, 25 का वो हो सकता है कि बिल्कुल। 30-35 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो ये एक सब्सटैंशियल, जिसे कह लीजिए मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल होगा जो दुनिया पे अपनी दो दुनिया को अपने हिसाब से रन करने की क्षमता रखेगा, या मेजर डिसीजन मेकिंग में उनका उनका से होगा या उनका लिवरेज होगा। और मेरे ख्याल से इवन अगर आप वेस्टर्न एशिया को देखिए तो जिस डायरेक्शन में अरब को लेकर के वहां के लीडर्स जा रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब और बाकी लोग, वो भी ये चाहेंगे कि उनकी डिपेंडेंसी या उनकी जो घनिष्ठता है वो हमारे साथ हो, क्योंकि हम मतलब रशिया, चाइना और इंडिया ये ज्यादा रिलायबल है उनके लिए, वेस्ट उनके लिए ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। तो इवन जो अरबिक जो लैंड है वो भी ये चाहेगा कि ये वाला ब्लॉक स्ट्रांग हो, तो उनकी साथ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो सके। क्योंकि ईरान को देखे, ईरान के साथ अगर कोई सऊदी अरेबिया के रिश्तों को कराने में हेल्प करता है तो वो या तो चाइना करता है, और या तो वो इंडिया में वो शक्ति है, क्योंकि जो ईरान है वो इंडिया पे भी ट्रस्ट करता है और हाँ, सऊदिया भी ट्रस्ट करता है। तो एक बिल्कुल। एक एक, एक, एक रास्ता हो सकता है वहां से कि दोनों जो कम्युनिटी है उनको साथ बैठाया जाए और वो दोनों आपस में कुछ बात करें। तो यस, इंडिया, चाइना, रशिया इज अ आइडियल सिचुएशन, बट इतना आसान है नहीं, क्योंकि चाइना के अपने तरीके से दुनिया को देखने का वो हाँ, एक नजरिया है। और दोनों केसेस में, भारत के पाकिस्तान के संबंध और भारत के चाइना के साथ संबंध, दोनों केसेस में जो जो पहला एक्शन लेना है वो उन लोगों के पास है। हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि हमने दोनों जगह पे गुड फेथ में ही काम किया है, हमने कभी भी बैड फेथ में काम नहीं किया है। अब 370 के बाद चाइना कैसे देखना चाहता है लद्दाख रीजन को, ये तो उनके पास, उनके हाथ में है। और 370 को हुए आज 4 साल, तो 5 साल तो हो ही गया, ऑलमोस्ट 19 में हुआ था, 2024 चल रहा है, तो 5 साल उसको भी अगस्त में हो जाएंगे। तो पॉइंट ये कि वो उसी के गुस्से में आए थे डोकलाम के अंदर, क्या फायदा बिल्कुल। हुआ उसका? कोई फायदा नहीं हुआ है। आप रिकॉग्नाइज करें उस चीजों को, बल्कि जो एक छोटा सा कश्मीर का पार्ट तो पाकिस्तान के थ्रू उनके कब्जे में है, तो वो अब उसको कैसे देखते हैं ये उनके हाथ में है। चाइना इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कैसे देखता है ये चाइना के हाथ में है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया राइज करेगा फिर हम भी उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मानने से मना करते जाएंगे। वो एक तरफ तो वन चाइना चाहते हैं, ताइवान के प्रधानमंत्री ने हमें क्या जरा सा मुबारकबाद दे दी थी तो पूरा चाइना में आग लग गया कि आप हमारे यहाँ क्या बात है! इंटरफेयर करते हो। ठीक है ना, तो आपका टेरिटोरियल सेंसिटिविटी है तो आपको आग लग जाती है, हमारी टेरिटोरियल सेंसिटिविटी है तो आप वहां पे डबल स्टैंडर्ड करते हो। तो ये तो चाइना को देखना है। इंडिया इज रेडी, इंडिया हैज नो इल इंटेंशन टू स्पॉइल इट्स रिलेशनशिप, मगर आप ये सोचे कि कमजोर इंडिया होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी वापस सशक्त रूप से आ चुके हैं। एंड मोदी मीन्स स्ट्रॉन्ग इंडिया, Modi means assertive India, Modi means business India, and of all the things, Modi means reliable India. ज़बरदस्त और बिल्कुल ये वाली चीज़ें मेरे ख़्याल से माइंड में होंगी बाकी दुनिया के भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने बात की, ठीक है, उनके साथ कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन वो एज़ ए लीडर दुनिया उनको एक्सेप्ट कर चुकी है, एक्सेप्ट करती है, दुनिया उनको सुनती है। और मेरे ख़्याल में आज भी उनको पता है कि ये जब थर्ड टर्म में आए हैं, तो मतलब वही करेंगे जो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड में किया, बल्कि उससे ज़्यादा स्पीडी करेंगे चीज़ों को, काम को, प्रोग्रेस को। और ग़ालिबन वो जो कहा जा रहा था कि 9 से 11 के दरमियान यानी प्रोग्रेस जो ग्रोथ रेट है वो पॉसिबल है। और देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं।
और फिर बाकी नेबरिंग के साथ ताल्लुकात में कोई चेंजेस नज़र आती है, या जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई ख़ास तब्दीली के इम्कानात नहीं है। वैसे मैं इस्लामाबाद में बैठ के भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं होता, मतलब उनके जिसे कहते हैं बड़ों के फैसले होते हैं। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, शी जिनपिंग साहब उधर बैठे हुए हैं, चले यहाँ पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कमज़ोर हैं, लेकिन बैठे हुए अगर उनको भी पिंडी से सिग्नल मिल जाता है तो फिर शायद मुलाकात भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब के साथ बैठे बात भी कर रहे हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं दुनिया में, कभी जिसे कहते हैं कि ख़त्म नहीं होती, लेकिन कब होती है इसमें शायद टाइम लग सकता है। और वही वाली बात है कि ट्रस्ट जो डेफ़िसिट है, वो कायम है। वो जब तक ख़त्म नहीं होगा या उसके अंदर कोई ख़ातिर ख़्वाह कमी नहीं आएगी, तो ये चीज़ें शायद आगे बढ़ने की मतलब जोगा नहीं रहती, या फिर हम नहीं देख पाएँगे इसको कि ये आगे बढ़ेंगी। लेकिन ख़ैर एनीवे होप इज़ अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज़ नेवर डाई। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आपको बाय-बाय, दा खुदे पामान। थैंक यू टेक